भारती जी जो जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जन सुराज ने जो अभियान चलाया है, उस अभियान का क्या परिणाम निकल रहा है या उस अभियान को लोग किस तरीके से देख रहे हैं, यह आपके सामने रखेंगे। और जिस तरीके से जन सुराज की बातें आ रही हैं, जन सुराज जो आगे लेकर के इस चुनाव में अपनी बातों को, अपनी नीतियों को लेकर चल रहा है, उन नीतियों पर हमारी चर्चा होगी और उन नीतियों में जन सुराज अपने आप को कहां रखता है और क्या इनकी अपेक्षाएं हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इस मंच पर हम जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं। हम लोगों की ओर से भी शुभकामनाएं हैं। जितनी भी पार्टियां आ रही हैं, सबकी अपेक्षाएं हैं इस चुनाव में कि वो ज्यादा से ज्यादा सीट लाएं, ज्यादा से ज्यादा उनके उम्मीदवार जो हैं वह जनप्रतिनिधि के रूप में आए, जिससे कि उनकी बातों को, जो जनता की बातें हैं, वो जनता की बातें सामने आ सकें और उस पर काम हो सके। जन सुराज काफी लंबे समय से जन आंदोलन चला रहा है और 5 प्रमुख बातों को सामने रखता है। वो 5 प्रमुख बातें क्या हैं और किस तरह से उन 5 प्रमुख बातों को पूरा किया जाएगा जन सुराज के द्वारा? धन्यवाद। जन सुराज, जैसा आप जानते हैं, लगभग अब 3 साल होने वाले हैं। शुरू से ही जो हमने जनता को बताना चाहा वो केवल एक बात थी। बिहार में पिछले 40 सालों से जो बदहाली चल रही है उसमें बदलाव आना चाहिए। जनता भी इसके लिए तैयार है और उसमें बदलाव आना चाहिए। जनता भी इसके लिए तैयार है और वो धीरे धीरे इस बात को समझ रही है कि क्या बदलाव चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि पिछले 40 सालों से बिहार लगातार देश में सबसे पिछड़े राज्य के तरह से जाना जाता है। 40 सालों में चाहे जो भी हुआ हो, जितनी भी नीतियां बनी हो, जितनी भी सरकारें बनी हो, उन सब ने जो कुछ भी किया, कम से कम इतना तो नहीं किया कि बिहार सबसे पिछड़े राज्य के दर्जे से एक दर्जा भी ऊपर आ सके। वो तो हुआ नहीं। कुछ न कुछ गड़बड़ी है, या तो इन सारे राजनेताओं के नीतियों में या नियत में, दोनों में ही कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी है, जिससे बाकी राज्यों की तुलना में बिहार इतना नहीं कर पाया कि 28वें पोजीशन से एक बार 27वें पोजीशन पर भी आ जाता। तो इस बदलाव को समाज में लाया कैसे जाए, इसके लिए हमने एक 5 सूत्री अभियान चलाया। उसमें हमने समाज के, पूरे समाज को डिफरेंट एक लॉजिकल ढंग से बांटा। जन्म से लेकर 15 साल की उम्र तक, 15 साल तक के बच्चे को 10 साल की अच्छी शिक्षा मिले, इसकी गारंटी होनी चाहिए। और जन सुराज कहती है, अगर जन सुराज की सरकार बनी तो जन्म से लेकर 15 साल के बच्चों को 10 साल की अच्छी शिक्षा का, मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। ये पहला सूत्र है। 15 साल से 60 साल की उम्र, ये वो उम्र है जिसमें अब अगर 15 साल तक आदमी नहीं पढ़ा है तो वो पढ़ने लायक नहीं रहा, उसे अब रोजगार चाहिए। तो 15 साल से 60 साल की उम्र का हर वो व्यक्ति जो आज किसी मजबूरी से अपना घर, अपना परिवार छोड़कर 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में चला जाता है, उन सबको यहीं उनके गांव में, उनके जिले में, बिहार में नौकरी मिलेगी, रोजी रोजगार की व्यवस्था होगी, इसकी गारंटी है। तीसरा वर्ग है 60 साल से ऊपर का।
जो न तो अब पढ़ाई कर सकते हैं, न ही उनके लिए रोजगार बहुत सही है। तो उन सबों को 2000 रुपए का एक सम्मानजनक वृद्धावस्था पेंशन मिले, ये तीसरी गारंटी है। तो समाज को उम्र के हिसाब से हमने बांट दिया और हर के लिए एक निश्चित रास्ता तय कर दिया। अब बची महिलाएं, वो महिलाएं मोस्टली जो गांव में रह गई हैं, अभी भी 70-75% आबादी हमारी गांव में है, उसमें से आधी तो महिलाओं की है। तो जो महिलाएं अपने बचपन में या तो पढ़ नहीं पाई, या किसी ने दूसरी तक पढ़ाई करके छोड़ दिया, किसी ने चौथी तक पढ़ाई करके छोड़ दिया, परिवार बनाया, अब परिवार बड़ा हो गया है, अब वो चाहे तो वो अपने परिवार की इनकम में सहायता कर सकती हैं, वो खुद कोई काम कर सकती हैं। ये काम वो क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनको यहां पूंजी नहीं मिलती। अगर बैंकों के पास जाएं तो पहले तो 10 तरह के कागज पत्तर चाहिए, उसके बाद उनको अगर लोन मिल भी गया तो 10 से 12% सालाना का ब्याज होता है। जनसुराज ने कहा, ऐसी हर महिला जो अपना रोजगार शुरू करना चाहे, उससे बैंकों से ऋण दिलवाया जाएगा 4% सालाना के ब्याज पर। आप देखिए कि इससे महिलाओं को कितनी आसानी होगी अपने परिवार को आर्थिक लाभ लाने के लिए। भाई, अगर राजस्थान और गुजरात में गांव की महिलाएं तिरौड़ी पापड़ी और पता नहीं क्या क्या बनाकर घर में पैकेट बनाती हैं और जाकर मार्केटिंग करती हैं, तो ये बिहार की महिलाएं भी कर सकती हैं। बिहार में जीविका करके इस तरह की कार्यक्रम जो योजनाएं चल रही हैं, बिल्कुल, लेकिन वो कितना कारगर हुआ उसका भी तो आकलन होना चाहिए। आज सारी जीविका की दीदी जो है, उनको तो मोदी जी के सभाओं में बसों में ठूस ठूस कर ले जाया जाता है, उनको अपनी सैलरी नहीं मिल पाती है। तो हर तरह से जो अव्यवस्था है या कुव्यवस्था है, उसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। और पांचवा जो है वो है हमारे किसान भाइयों के लिए। वो किसान जो कि नगदी फसल उपजाकर अपनी पैदावार और अपनी कमाई को बढ़ाना चाहते हैं, उन सब को मुफ्त में मजदूरों की व्यवस्था करवाई जाएगी, जिसका खर्चा सरकार उठाएगी। अब आप देखिए, हमने इन पांचों के पूरे इकोनॉमिक कैलकुलेशन का एक शीट बनाया और उन शीट के बेसिस पर एक कार्ड दिया जो एटीएम कार्ड की तरह है। वो कार्ड बताता है, जिसको हम परिवार लाभ कार्ड कहते हैं, PLC। ये परिवार लाभ कार्ड हर परिवार के लिए है, गांव के हर परिवार के लिए है। इसमें लिखा है कि आपके 2 बच्चे हैं तो 1000 रुपए सरकार देगी कॉन्वेंट स्कूल में उनको दाखिला देने के लिए। आपके घर में एक व्यक्ति को रोजगार चाहिए, उसको 12,000 रुपए तक का रोजगार देंगे। एक व्यक्ति है जो कि वृद्धावस्था पेंशन पाएगा, उसको 2,000 रुपए का वृद्धावस्था पेंशन गारंटी है। 1,000, 12,000, 2,000, 15,000 हो गया। अगर महिलाएं ऋण लेती हैं तो उस पर सरकार का खर्चा लगभग 2,500 प्रति माह का होगा, जिसको सरकार देगी। उसी तरह किसानों को अगर 2 मजदूर मुफ्त देते हैं तो उसमें 2500 का खर्चा है। मतलब हर परिवार को 20,000 रुपए तक का फायदा हर महीने मिलेगा। इसका वो एक गारंटी कार्ड है। इस गारंटी कार्ड के साथ हर व्यक्ति जुड़ता जा रहा है। हर किसी को पता चल रहा है कि वो जो स्कूल छाप बस्ता, स्कूल का बस्ता छाप वाले जो हैं, वो पीले कार्ड दे रहे हैं, उनमें उस कार्ड के लिए 20,000 रुपए तक की गारंटी दी जा रही है। ये हर आदमी को पता चल रहा है। और एक और बात है, बिहार में ये जो जितने सारे पार्टियों ने राज किया, जिन राजनेताओं ने हमारे ऊपर 35-40 साल से शासन किया, उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि यहां पलायन केवल श्रम का नहीं हो रहा, यहां पलायन 3 चीजों का हो रहा है, पूंजी का, बुद्धि का और फिर श्रम का।
पूंजी का कैसे? बिहार में हम और आप जो भी अपने सैलरी से, अपनी कमाई से बैंकों में जमा करते हैं, वो हम डिपॉजिट करते हैं। बैंकों को ये कहा गया है, सरकारी डायरेक्टिव है कि जितना पैसा जिस राज्य में आपको लोग जमा करते हैं, उसका 70% आप उसी राज्य में लोन वगैरह देने में, बिजनेस बढ़ाने में खर्च करेंगे। ये एवरेज नेशनल है। बिहार में पिछले 35-40 सालों से पता है ये एवरेज कितना था? 40%। लगभग 26 लाख करोड़ रुपए पिछले 27-30 सालों में बिहार के लोगों के जो बैंकों में जमा थे, वो दूसरे राज्यों में चले गए हैं। आप जानते हैं कर्नाटका में ये सीडी रेशियो कितना है? 100%। गुजरात में कितना है? 105%। महाराष्ट्र में कितना है? 95%। मतलब बिहारियों के जमा किए हुए पैसे, हमारे पैसे जो बैंकों में डाले गए, उसका फायदा गुजराती उठा रहे हैं, महाराष्ट्रियन उठा रहे हैं, और वहां पर जो फैक्ट्री बनती है, वहां पे बिहारी लोग जाते हैं फैक्ट्री में झाड़ू लगाने के लिए। इस पर हमारे राजनेताओं ने क्यों नहीं जोर दिया? क्यों नहीं ये काम किया कि बिहार से धन का पलायन नहीं हो? अगर बिहार से धन का पलायन नहीं होगा तो वो पैसे यहां लगेंगे, नए मॉल खुलेंगे, नए घर बनेंगे, नई चीजें बनेंगी, नए 4 व्हीलर और 2 व्हीलर खरीदे जाएंगे, उससे शोरूम की बढ़ोतरी होगी, बिहार में बिजनेस बढ़ेगा। आपको मालूम है तमिलनाडु की आबादी 8 करोड़ है और वहां का बजट, एनुअल बजट 7 करोड़ से ज्यादा है। बिहार में आबादी 13 करोड़ है और एनुअल बजट 3 करोड़ 16 लाख रुपए का है। मतलब पर कैपिटा बजट एलोकेशन, पर कैपिटा बजट एलोकेशन बिहार में जितना है, उसका 3 गुना ज्यादा तमिलनाडु में है। तो दर्शकों, हम इस बदलते बिहार की तस्वीर को आपके सामने रख रहे हैं। हमारे साथ कई विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता अपनी बातों को रख रहे हैं। बिहार निर्माण कॉन्क्लेव में बदलते बिहार की बात हो रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी, जिन्होंने जन सुराज की 5 बातों को प्रमुखता के साथ रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक आपसे जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। आगे भी आने वाले समय में हमारे साथ कई गेस्ट मौजूद हैं, कई राजनीतिक दलों के नेता मौजूद हैं जो अपनी बातों को इस मंच से रखेंगे। हम चाहेंगे कि आदरणीय भारती जी का स्वागत किया जाए। हमारे जो गेस्ट हैं, हमारे जो अतिथि हैं, वे अतिथि इस मंच के जरिए, चूंकि यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह न्यूज चैनल का मंच है, और बिहार कॉन्क्लेव के जरिए, हम बिहार निर्माण कॉन्क्लेव के जरिए इन राजनीतिक दलों की बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त साधना न्यूज के संरक्षक राजा बाबू मनोज भारती जी को सम्मान दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। सभी महानुभाव अतिथि जो हमारे बीच इस वक्त मौजूद हैं, सभी हमारे लिए सम्मानीय हैं और हम सम्मान करते हैं। हमारी जो परिपाटी है, उस परिपाटी के अनुरूप हम सम्मान कर रहे हैं। जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिए। इस कार्यक्रम में लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ कई राजनीतिक दलों के नेता हैं जो अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं। चूंकि यह चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में लगातार जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों द्वारा जो है वह अपनी बातों को रखा जा रहा है। बिहार निर्माण कॉन्क्लेव के जरिए हम आप तक उनकी बातों को पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ ही क्षणों में आने वाले हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री